गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मानव पाचन तंत्र नामक चैप्टर का अध्ययन हम कर रहे हैं और इससे पहले भी इस चैप्टर के वीडियो बन चुके हैं और आज हम इसी पार्ट से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि। देखिए, मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि को 5 चरणों में डिवाइड किया गया है। कितने चरणों में? 5 चरणों में। सबसे पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण, उसके बाद है पाचन, उसके बाद है अवशोषण, नंबर 4 पर है स्वांगीकरण और नंबर 5 और अंतिम जो है वो है बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण में क्या होता है? भोजन को प्रवेश करवाया जाता है आहार नाल में, जिसमें आपके भोजन को काटना, चबाना, भोजन को निगलना, यह जो आपके प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, वो संपन्न होती है। यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन के मुख गुहा में प्रवेश करते ही दांतों द्वारा उसको काटने का और चबाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। काटने का कार्य यहाँ पर किया जाता है कृतनक या इंसीजर दांतों के माध्यम से। जो आपके मुख गुहा में जो आपके जबड़े हैं, तो 2 जबड़े आपके हैं, ऊपरी और निचला, और प्रत्येक जबड़े में 4-4 इनकी संख्या होती है। हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो आपको देखने चाहिए इस वीडियो या इस चैप्टर को समझने के लिए। उसके बाद आपके प्रीमोलर और मोलर जो दांत है आपके भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। कैनाइंस भी है जो आपके भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को ग्रहण करने के आधार पर जो मनुष्य है वो सर्वाहारी है, ओमनिवोरस है, यानी सब कुछ ये खा सकता है। और इसके बाद भोजन को जब हम काट और चबा लेते हैं, तत्पश्चात ये छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाता है, तो इसमें लार को मिलाया जाता है और लार को मिलाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है जीभ के माध्यम से। अब यह भोजन निगलने लायक हो जाता है और छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब इसे हम निगल लेते हैं। निगलने के पश्चात ये आहार नाल के जो अन्य भाग है, ग्रसनी, ग्रसिका से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। तत्पश्चात वहां से छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र से होते हुए अंत में मलाशय में पहुंचता है और जो अपचित भोजन है उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अंतर्ग्रहण तो सिंपल सा है, जिसमें आपकी क्या है, भोजन को काटना, चबाना और लार को मिलाना और निगलना, ये प्रोसेस आपके अंतर्ग्रहण में संपन्न होते हैं। ओके, अब भोजन जब निगल दिया जाता है, निगलने के पश्चात इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। ओके, अब उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है आपका वो है पाचन। पाचन में क्या है, एंजाइमों की सहायता से जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल एवं अवशोषण योग्य जो अवस्था है उसमें परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब पाचन के पश्चात वो सरल एवं अवशोषण योग्य अवस्था में परिवर्तित हो चुकी है। कौन? जो भोज्य पदार्थ थे वो आपके सरल अवस्थाओं में और अवशोषण योग्य अवस्थाओं में परिवर्तित हो चुके हैं। अब उन अवशोषण योग्य जो पदार्थ है उनका अवशोषण किया जाता है आंतरिक उपकला के माध्यम से होकर रुधिर और लसिका में। यानी जो सरल और अवशोषण योग्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उन्हें आंतरिक उपकला के माध्यम से रुधिर और लसिका में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण के पश्चात ये जो आपके भोज्य पदार्थ थे, सरल भोज्य पदार्थ थे, वो कहाँ पहुंच गए हैं? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में वहाँ पर उनका विघटन होता है और वहाँ ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में स्टोर कर दिया जाता है। अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको संचित कर दिया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। और इसके अलावा जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे नवीन पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है आवश्यकता के अनुसार, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ऐसे नए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। और ये सभी प्रक्रिया कहलाती है स्वांगीकरण। क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। तत्पश्चात जो आपका अपचित भोजन है, जो पचित भोजन था, सरल अवस्थाओं में परिवर्तित हो गया था, उसको तो हमने अवशोषित कर दिया था, आंतरिक उपकला के माध्यम से रुधिर और लसिका में पहुंचा दिया था। लेकिन जो अपचित भोजन था वो तो आपकी आहार नाल में ज्यों-त्यों है। यह अपचित भोजन बड़ी आंत्र से होते हुए मलाशय में पहुंचता है और मलाशय में ये संचित रहता है। जब ये पूरा भर जाता है तो इसे हम बहिक्षेपण के माध्यम से गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और यह प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। ओके, तो सबसे पहले हम या अंतर्ग्रहण तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अंतर्ग्रहण में क्या है? अंतर्ग्रहण में सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को ग्रहण करना, भोजन का मुख गुहा में प्रवेश करना, मुख गुहा में पहुंचना, मुख गुहा में पहुंचना। जैसे ये पहुंचेगा तो क्या होगा? इसका
इसको काटा जाएगा, चबाया जाएगा, चबाना व काटना, या काटना व चबाना। दांतों के माध्यम से इसको काटा व चबाया जाएगा। तत्पश्चात इसमें लार को मिलाना या लार को मिलाया जाता है। किसकी सहायता से? जीभ की सहायता से। अब इसको अंत में क्या है, ये बोलस बन गया। क्या बन गया? बोलस। और बोलस के रूप में निगल दिया जाता है इसको। ओके। मुख गुहा के पश्चात जो भोजन है उसको क्या कहेंगे? जिसको निगलते हैं हम, निवाला, बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। उसके बाद यहाँ पर भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे अब भोजन का पाचन। ठीक है। ये भोजन का अंतर्ग्रहण आपके समझ में आ गया है। अब हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन। देखिए, भोजन का जो पाचन है, भोजन का जो पाचन है वो मुख गुहा में जैसे ही भोजन पहुंचता है तभी से प्रारंभ हो जाता है। तो पाचन जो है वो कहाँ कहाँ पर होता है और किस किस प्रकार से होता है, उन्हीं सब प्रक्रियाओं का, उन्हीं सब जो प्रक्रियाएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, भोजन का जो पाचन है, सबसे पहले मुख गुहा में पाचन होता है। मुख गुहा में पाचन, ठीक है। ग्रसिका और ग्रसनी में कोई पाचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। उसके बाद होता है आमाशय में पाचन, और अंत में होता है छोटी आंत्र में पाचन। अब आप बोलेंगे अंत क्यों बोला हमने? क्योंकि बड़ी आंत्र मलाशय, यहाँ पाचन की कोई प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। छोटी आंत्र में पाचन, ठीक है। हम सभी पाचक ग्रंथियों को पढ़ चुके हैं। उनके स्त्राव में जो एंजाइम उपस्थित थे उनका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। अब वो किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं उसी से संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मुख गुहा में पाचन हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मुख गुहा में पाचन। तो देखिए, मुख गुहा में लार उपस्थित होती है। क्या होती है? और लार में उपस्थित जो अल्फा एमाइलेज है, ये क्या करता है? आंशिक रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये जो जटिल पॉलीसेकेराइड होती है आपकी स्टार्च, क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगो, डाई, मोनोसेकेराइड डिवाइड किया गया है। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? जटिल अवस्था है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। और उसका एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च को ये एमाइलेज, यहाँ लगभग पीएच मान होता है लगभग उदासीन 6.8, और ये अल्फा एमाइलेज इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में और डेक्स्ट्रीन में। ये अल्फा डेक्स्ट्रीन भी हम कह सकते हैं। इसके अंदर क्या एक्चुअली जो माल्टोज है उसमें तो 2 ग्लूकोज उपस्थित होते हैं और डेक्स्ट्रीन में 3 से 9 ग्लूकोज के अणु उपस्थित होते हैं। ओके, तो केवल और केवल यही अभिक्रिया जो पाचन से संबंधित है वो मुख गुहा में संपन्न होती है। यहाँ जो स्टार्च है इस पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड या अपेक्षाकृत कम जो या अपेक्षाकृत सरल अणुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये क्या है? ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना होता है स्टार्च, तो उसको माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? अल्फा एमाइलेज के माध्यम से। ओके,
इसके अलावा यहाँ क्या है, जो भोजन में अम्लीय, भोजन की अम्लता है, यानी आप जो भोजन कर रहे हैं, यदि आपने अम्लीय भोजन कर लिया है तो जो लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो क्या करते हैं, उसको उदासीन कर देते हैं। ओके, यही जो पाचन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आमाशय में पाचन। कहाँ पढ़ेंगे? आमाशय में पाचन। देखिए, आमाशय में प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन होता है। किसका होता है? प्रोटीन का आंशिक रूप से पाचन होता है। लेकिन आमाशय में पाचन जब हम पढ़ें, आमाशय में जब हम पाचन पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ कौन सी ग्रंथियां हैं और उनसे स्त्राव होने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। आमाशय में पाचन, ठीक है। देखो, आमाशय में जो ये फंडस भाग है, जो लगभग 80% इसका होता है, ये जो भित्ति हम बता रहे हैं, इसमें क्या है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती है? जठर ग्रंथियां। ठीक है। और इन जठर ग्रंथियों से किसका स्त्रावण होता है? जठरीय रस का। ठीक है। और इस जठरीय रस में क्या उपस्थित होते हैं? HCl, पेप्सिनोजन, शिशु अवस्था में प्रोरेनिन भी होता है जो दूध का पाचन करता है। इसके अलावा लारी क्या है, जठर है तो जठरीय एमाइलेज, जठरीय लाइपेज, ये मुख्य होते हैं। ठीक है। तो ये पेप्सिनोजन क्या है? एक निष्क्रिय एंजाइम है। क्या है? पेप्सिनोजन निष्क्रिय है। ओके। तो ये जो निष्क्रिय एंजाइम है, ये निष्क्रिय एंजाइम भोजन का पाचन कर ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या है, इसको सक्रिय में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पेप्सिनोजन को जो HCl होता है वो क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। अब ये हो गया सक्रिय। क्या हो गया? सक्रिय। तो सक्रिय पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अच्छा, HCl का कार्य केवल पेप्सिनोजन को सक्रिय करना ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा क्या करता है? ये भोजन में अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाता है, जिससे जो आपका मुख गुहा में जो लारीय एमाइलेज था आपका, उसकी जो क्रियाविधि है वो क्या हो, रुक जाए। और यहाँ जो पेप्सिन वगैरह है वो चूंकि कैसे एंजाइम है, वो कम pH में कार्य करने वाले एंजाइम है, तो उन्हें अम्लीय माध्यम उपलब्ध करवाता है, भोजन को गलाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। कौन? आपका HCl। तो इस प्रकार से आपका क्या है, HCl का कार्य मुख्यतः क्या है? पेप्सिनोजन को सक्रिय करना है और भोजन को गलाना होता है। अब HCl तो क्या है? अम्ल है। तो इससे आपकी आंतरिक उपकला, जो आमाशय की उपकला है जो, वो क्षतिग्रस्त क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से जो आमाशय की जो कोशिकाएं हैं वो इससे बची रहती है। किससे? HCl के प्रभाव से। तो क्या पेप्सिन क्या करता है? देखिए, पेप्सिन क्या करता है, जो जटिल प्रोटीन अणु होते हैं, जटिल प्रोटीन जो अणु होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। यानी जटिल प्रोटीन अणुओं को पेप्सिन pH मान 1 से 3 क्या करता है? तोड़ देता है सरल, अपेक्षाकृत सरल प्रोटीन अणुओं में। फॉर एग्जाम्पल पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टोज।
ओके, आदि में। तो केवल यहाँ यही मुख्यतः जो पाचन की क्रिया है वो संपन्न होती है। जब हम शिशु होते हैं तो शिशु अवस्था में जरूर क्या है, शिशु अवस्था में जो आपका एक एंजाइम और होता है, इसको प्रोरेनिन, क्या बोलते हैं, प्रोरेनिन। इस प्रोरेनिन को वही एसिड किसमें कन्वर्ट करता है, रेनिन में। रेनिन क्या है, सक्रिय हो गया, ये क्या है, निष्क्रिय हो गया। और ये रेनिन क्या करेगा, दुग्ध जो प्रोटीन है केसिन, उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसका पाचन करता है और कैल्शियम पेराकेसिनेट का निर्माण करता है। यानी दुग्ध प्रोटीन जो है केसिन, केसिन का पाचन कौन करता है, रेनिन। यानी दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। ओके, ये केवल शिशु अवस्था में आपके अंदर होता है। इसके अलावा आपके मक्खन में पाई जाने वाली जो वसा है ट्राईब्यूटाइरिन, कौन सी, मक्खन में पाई जाने वाली वसा ट्राईब्यूटाइरिन, इसका पाचन आपके सरल वसा है अपेक्षाकृत। तो इसका पाचन आपका लाइपेज करता है, कौन सा, जठरीय लाइपेज। जठरीय लाइपेज इस ट्राईब्यूटाइरिन जो मक्खन में पाई जाने वाली वसा है उसका पाचन करता है। और रेनिन क्या करता है, कैसिन जो है आपका, इसको कैल्शियम पेराकेसिनेट, यहाँ पर कैल्शियम भी काम में आता है, रेनिन के साथ साथ कैल्शियम पेराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, केसिन क्या है, दुग्ध प्रोटीन है। ओके, उसके बाद हम पाचन की जो अगला जो स्टेप है वो है आपका छोटी आंत्र में पाचन। इसके बाद आमाशय में पाचन के बाद भोजन जो है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। क्या कहलाता है, काइम। आमाशय में जब पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो भोजन कहलाता है काइम। और यह काइम प्रवेश करता है ग्रहणी में। ग्रहणी मतलब छोटी आंत्र के प्रारंभिक भाग ड्यूडेनम में। तो अब हम पढ़ेंगे जो ड्यूडेनम में पाचन, और ड्यूडेनम में पाचन की प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखो, सबसे पहले आपको बताऊं, छोटी आंत्र है ना आपकी, तो छोटी आंत्र जो है उसकी जो ग्रहणी है उसमें अग्नाशयी रस और आपका यकृतीय रस, छोटी आंत्र में पाचन, इसमें क्या है, अग्नाशयी रस और यकृतीय रस दोनों साथ साथ पहुँचते हैं। तो यकृतीय रस में तो मुख्यतः पित्त रस होता है, और जो अग्नाशयी रस है उसमें आपके बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये पित्त रस क्या करता है, ये पित्त रस जो है उसके अंदर पित्त लवण उपस्थित होते हैं। पित्त लवण में ध्रुवीय और अध्रुवीय सिरे होते हैं। तो ये जो वसा गोलिकाएँ हैं उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। जो अध्रुवीय सिरा बाहर अंदर की ओर, और जो आपका भोजन है वहाँ कौन सा सिरा रहेगा, ध्रुवीय सिरा। इस प्रकार से जो वसा की गोलिकाएँ बनती है वो आसानी से क्या होती है, वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकती है। इसीलिए यह जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण है, और यह प्रक्रिया कहलाती है पायशीकरण, भोजन का पायशीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड या फैट। यानी जो वसा है, वसा क्या है, एक घटक है किसका, भोजन का, उसका पायशीकरण होता है पित्त रस के माध्यम से। और पित्त रस जो है वो पाया जाता है यकृत में। तो यकृतीय रस का मुख्य घटक है पित्त रस, जो भोजन को सड़ने से बचाता है, जो आमाशय की अम्लीय माध्यम का जो भोजन था उसको क्षारीय माध्यम उपलब्ध करवाता है, जिससे कि अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम आसानी से वहाँ भोजन का पाचन कर सके। ओके, तो छोटी आंत्र में पाचन की जो क्रिया है वो हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो क्या होगा, वसा जो है उसका पायशीकरण होगा। पित्तरस क्या कर देगा, इसको पायशीकृत वसा में परिवर्तित कर देगा, और ये प्रक्रिया कहलाती है पायशीकरण। इमल्सिफिकेशन। ओके,
उसके बाद देखिए अग्नाशय के अंदर बहुत सारे, अग्नाशय रस के अंदर बहुत सारे एंजाइम है, लेकिन क्या है, निष्क्रिय है वो। तो यहाँ मैं कुछ अभिक्रियाएं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें कि ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है सक्रिय ट्रिप्सिन में आंतरीय एंजाइम एंटेरोकाइनेज की सहायता से। एंटेरोकाइनेज नामक आंतरीय एंजाइम की सहायता से इस ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय किया जाता है। ये क्या है, निष्क्रिय है। इसको हमने सक्रिय ट्रिप्सिन में परिवर्तित कर दिया है। यहाँ पीएच जो होती है वो 7, अप्रोक्सीमेटली 7 रहती है। ओके, यहाँ भी पीएच जो है अप्रोक्सीमेटली 7 रहती है। उसके बाद आपके कुछ और एंजाइम है, वो भी निष्क्रिय है। कौन कौन से हैं? प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोएलेस्टेस, जो इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है, इलेस्टेज एंजाइम। बट क्या है, निष्क्रिय है ये सक्रिय होते हैं किसकी उपस्थिति में? ट्रिप्सिन की उपस्थिति में। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज सक्रिय हो जाएगा, बन जाएगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज। काइमोट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन में, और प्रोलेस्टेस इलेस्टेस में। तो इस प्रकार से ये सभी निष्क्रिय हैं और यह ट्रिप्सिन की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होकर फिर ये पाचन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। यहाँ ट्रिप्सिनोजन का ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजन है। तो ये काइमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन यानी तीनों एंजाइम ये प्रोटीन का पाचन करता है, ये इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। पाचन की संपूर्ण जो क्रियाविधि है इन एंजाइमों के माध्यम से और आंतरिक रेशमिका से स्रावित एंजाइमों के माध्यम से, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।